ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 दिया था होमवर्क के लिए। ये सवाल पढ़ लेते हैं दोबारा से अब। मिर्ज़ा परचेज न्यू मशीन ऑन 1 मार्च 2016। व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज़ 4 ईयर्स। ठीक है, इसकी लाइफ कितनी है? 4 साल लाइफ है। 4 साल लाइफ है हमारे पास। और कब परचेज़ की थी मैंने इसको? 1 मार्च 2016 में परचेज़ की गई है। मैंने बात क्लियर है। इसमें उन्होंने लिस्ट प्राइस दी हुई है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह दी हुई है। तो कौन सी कॉस्ट इसमें ऐड होगी, कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं होगी? तो उससे पहले मैं एक बात देख लेता हूँ दोबारा से। हमने पढ़ा है कि यार जो भी चीज़ हम एक्सपेंस कर रहे हैं ना, हम चेक कर लेते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इससे सवाल करने में आसानी हो जाएगी हमें कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमारे लिए रेवेन्यू कहलाएगा, कौन सा हमारे लिए कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बाइंग फिक्स एसेट। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द ब्रिंगिंग इट इन द वर्केबल कंडीशन एंड द लोकेशन। ऐसी कॉस्ट जो क्या लग रही हो फिक्स एसेट परचेज करने में लग रही हो, वो क्या कहलाएगी आपके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करी, मैंने बिल्डिंग परचेज की है। मैंने क्या करा है, मैंने बिल्डिंग को परचेज की है। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि वो फिक्स एसेट क्या होता है हमें पता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर लेट से बिल्डिंग परचेज की तो क्या कहलाएगा मेरे लिए? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इट इंक्लूड द ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द ब्रिंगिंग इट इज अ वर्केबल कंडीशन। ऐसे सारे के सारे एक्सपेंस। अब एक्सपेंस ये मतलब नहीं कि कहाँ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कभी भी नहीं जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसने बोला कि ऐसे सारे के सारे एक्सपेंस जो काम आए, जो वर्केबल कंडीशन लाने के लिए काम आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई लेट से कोई मैंने प्लांट परचेज किया है, तो प्लांट मेरे लिए क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट कहलाएगा। प्लांट जब तक नहीं चलेगा जब तक इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं लगा दें हम लोग। क्या वर्केबल कंडीशन के लिए इंस्टॉल करना लाजमी है? उससे पहले जब तक मैं प्लांट को अगर लेके ही ना आऊँ अपने यहाँ पे मुझे वर्क करना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी? आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी? इनकट करनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन वाली। ठीक है, ये क्या कहला रहा है मेरे लिए? वर्केबल कंडीशन की लाजमी है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस वगैरह इनकट करना। तो ये है तो एक्सपेंस, लेकिन क्या होगा? ये इनकट कैपिटलाइज होगा एसेट की कॉस्ट में, कैपिटलाइज हो जाएगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमने पढ़ी कि ऐड होगी। इसके अलावा रास्ते की जो भी इंश्योरेंस वगैरह होगी, रास्ते की जो भी इंश्योरेंस होगी, जैसे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो हम क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे कहाँ पे? कैपिटलाइज करेंगे। क्योंकि रास्ते में अगर लेट से कोई भी चीज़ होती है, तोड़ फोड़ वगैरह, तो कौन भरेगा? इंश्योरेंस से मुझे पैसे मिल जाएंगे। मीन तो पैसे मेरे लिए इनकट करना लाजमी है ताकि मेरी चीज़ मुझे सलामत मिले। तो इंश्योरेंस ट्रांजिट मैंने पे करा तो क्या कहलाएगा? वो फिक्स एसेट में कैपिटलाइज होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज होना है। अगर उसके साथ साथ मैं पढ़ूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन द रनिंग द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड इट्स बेनिफिट इज नॉट स्प्रेड ओवर द मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स 1 ईयर। ऐसा एक्सपेंस जो क्या कर रहा है डे टू डे हम क्या कर रहे होंगे उसमें इनकर्ड कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस जो है ये सामान लाने के लिए यूज हो रही है, तो क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्या कर रहे हैं पूरे साल की मैंने की हुई है, मेरा ऐसे मेरे पास रखा हुआ है, तो अगर लेट्स से ये इंश्योरेंस मैं पे कर रहा हूँ, इंश्योरेंस फॉर द ईयर पे कर रहा हूँ, इंश्योरेंस फॉर द ईयर पे करा अगर मैंने, तो ये क्या होगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चार्ज होगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सर हमने बात करी कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की बात करी। अगर लेट से सर मैं कोई सेल्स कर रहा हूँ, वो सेल करते हुए मैं कोई अगर सेल कर रहा हूँ, अगर सर सेल करते मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन पे करी है, जिसको मैं क्या कहते हैं हम लोग? कैरेज आउटवर्ड कहते हैं, कैरेज आउटवर्ड। वो भी क्या होगी सर? कैपिटलाइज नहीं होगी, वो भी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा सर मैंने क्या करा? मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी है सर। अब बिल्डिंग मुझे बाद में ख्याल आया कि यार इस बिल्डिंग को क्या करते हैं, इसको बिल्डिंग में एक मंजिला और ऐड कर देते हैं, एक फ्लोर बना देते हैं। जब जैसे मैंने फ्लोर बनाया तो मेरी एक्सटेंशन है बिल्डिंग के अंदर, तो जितनी भी एक्सटेंशन होगी एसेट के अंदर वो क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो भी क्या करेगा? एसेट का पार्ट बनेगा। इसके अलावा सर रिपेयर मेंटेनेंस की बात करते हैं। सर रिपेयर मेंटेनेंस जितना भी होगा क्या करेंगे? उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो क्या है? ओवर द स्पीड अपना बिजनेस को रन करने में काम आ रहा है। फॉर एग्जांपल सर मैंने क्या लिया? मैंने सर
सर मैंने क्या करी, मैंने एक व्हीकल परचेज की, ठीक है सर, मैं सर एक व्हीकल मैंने परचेज करी है सर, व्हीकल की लाइफ है कोई 5 साल। अब सर व्हीकल क्या मांग रही है सर, व्हीकल को हमने क्या करवाना है, हर 1 महीने के बाद हम क्या करवाते हैं, इसकी सर्विस करवाते हैं, इसकी सर हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। वो सर ये कौन सा एक्सपेंस है जो क्या डे टू डे एक्सपेंस है, जिसका एक्सपेंस, जिसका मुझे बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड नहीं मिल रहा मुझे, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के नाम से चला जाएगा, कहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, या मोटर एक्सपेंस के नाम से, जिस नाम से भी एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सर फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझसे क्या हुआ, गाड़ी को हिट हो गया, पूरी की पूरी गाड़ी क्या हो गई सर, डैमेज हो गई है। अभी क्या मांग रही है, रिपेयरेंस मांग रही है। अगर मैं रिपेयर नहीं करवाता, इसको मेंटेन नहीं करता, तो ये गाड़ी चल नहीं सकती। क्या अगर कोई ऐसी रिपेयर मेंटेनेंस जो यूज करने के लिए लाजमी है आपको खर्चा करना, फॉर एग्जांपल ये रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं याली, तो इसके लेट से कोई लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने गाड़ी परचेज की है कोई 5 लाख की, तो ये खर्चा आ रहा है फॉर एग्जांपल कैसा कुछ 2,000 का, 3,000 का, तो ये मेरे लिए क्या नॉर्मल एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। लेकिन सर अगर लेट से गाड़ी को हमने हैवी डैमेज कर दिया है, तो डैमेज के अंदर लेट से कोई खर्चा आ रहा है रेडी टू यूज करने, दोबारा चलाने के लिए, तो वो खर्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख का, तो 1 लाख अमाउंट जो है सर एक मटेरियल अमाउंट है, उसको क्या करेंगे सर हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। मीन्स ऐसी रिपेयर मेंटेनेंस जो लाजमी है इनकर्ड करना, उसके बगैर गाड़ी आपकी चल नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं चल सकती, तो आप क्या करोगे, उसको कैपिटलाइज करोगे। डन है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमने 2 सवाल बनाए, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें लिखा है स्टेट द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल है या रेवेन्यू, ठीक है। इनकर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, परचेज व्हीकल, हमने बात करी कि यार कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, कॉस्ट हमारी तो क्या कहलाएगी वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा रिपेयर्स अलीजमेंट, अलीजमेंट के कर रहा हूँ, रिपेयर करवा रहा हूँ, तो कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन, रेवेन्यू या कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके बिना मेरा मशीन चल नहीं सकती है। इसके अलावा सर अ मोटर व्हीकल ब्रॉट फॉर रीसेल बाय अ मोटर डीलर, सर एक मोटर व्हीकल परचेज की गई है रीसेल करने के लिए मोटर डीलर की, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है ये, कैपिटल या रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा सर ये मोटर का डीलर है, तो ये मेरे लिए इन्वेंट्री है, ना कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग एक्सटेंशन टू अ फैक्ट्री, कैपिटल। परचेज ऑफ एक्स्ट्रा फाइलिंग कैबिनेट फॉर द सेल्स ऑफिस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ अ एक्स्ट्रा फाइलिंग, सर ये एक फिक्सर बना रहा है, ये एक परचेज ऑफ अ एक्स्ट्रा फाइलिंग कैबिनेट बना रहा है ऑफिस यूज के लिए, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर लिखा नंबर जी पे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू अकाउंटिंग मशीन, अकाउंटिंग मशीन की रिपेयर करवाइए सर, रेवेन्यू। लीगल फी पेड इन द कनेक्शन विद द फैक्ट्री एक्सटेंशन, रेवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने कोई प्लांट परचेज किया है, प्लांट परचेज करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि यार मुझे ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस वगैरह हम बात कर रहे हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस के बिना आप गाड़ी को इंपोर्ट करवा तो लिया, लेकिन आप लेके नहीं आ सकते वहाँ से, क्लियर नहीं करवा सकते, तो उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको, उसको हम ड्यूटीज एंड चार्जेस बोल सकते हैं या लीगल चार्जेस बोल सकते हैं। तो सारे चार्जेस क्या होंगे सर, कैपिटलाइज होंगे, मीन्स ये भी क्या बन जाएगा मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये ट्राई करो एक दफ़ा। लो स्टार्ट करता हूँ।
स्टेट द टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या कैपिटल है, इनकर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ एक्स्ट्रा वैन, एक्स्ट्रा वैन परचेज की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज कॉस्ट ऑन अ ब्रेक ऑफ अ न्यू वेयर हाउस एक्सटेंशन, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज कॉस्ट ऑन परचेजेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैरेज, देखो ये परचेजेस कौन सी है, नॉर्मल परचेजेस नहीं है, इन्वेंट्री वाली। फिक्स एसेट पे जो खर्चा है वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज कॉस्ट ऑन द सेल्स, तो इसका कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैरेज आउटपुट इसको हम बोलते हैं। लीगल कॉस्ट ऑफ द कलेक्टिंग डेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल चार्जेस ऑन द एक्वायरिंग अ न्यू प्रीमिसेस फॉर ऑफिस यूज, सी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, सी, सी और आर। अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम रास्ते के लिए होता, इन ट्रांजिट करवाता, तो क्या कहलाता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम है, मीन्स आप पूरा साल के लिए पे कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियरिंग एजेंट चार्जेस, सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, अब ये इंश्योरेंस जो है ये रास्ते की इंश्योरेंस है, तो क्या कहलाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। एन एक्सटेंशन टू एन ऑफिस बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹24,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर टू द वेयर हाउस रूफ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एनुअल सर्विस कॉस्ट ऑफ अ कोरियर फर्म फ्लीट्स ऑफ वैन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Wages paid to the employees who worked on the construction of their company's new office building, सी होगा, पक्की बात है, रेवेन्यू पक्की बात, सी है या रेवेन्यू है, आप क्या बोलते हो, सी बोल रहे हो आप, और आप क्या बोल रहे हो, सी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, अगर ये बंदे कंपनी में एम्प्लॉयज, ये वो एम्प्लॉयज हैं जो क्या कर रहे हैं, आपकी ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर ये बनाए ही ना तो आपकी ऑफिस बिल्डिंग बन सकती नहीं है। तो ये समझो, ले आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बिल्डिंग बनवा, तो उसके अंदर कोई भी मटेरियल लगे, वो क्या है आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके लिए कोई लेबर कॉस्ट लग रही है, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा है हमारे पास, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे थे अपने 2 की, तो ये कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट प्राइस दी हुई है हमारे पास 8 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है मेरे पास कोई 10% का, इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो है इसमें हम लिख भी लेते हैं कि कौन से हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा वैल्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तो मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये मेरे लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आर्किटेक्चर फी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रिफंड ड्यूटीज वगैरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू, चलो रेवेन्यू कर लो 5 मिनट के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस ट्रांजिट कौन सा कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फी पेड टू द क्लियरिंग एजेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्टियो चार्जेस कौन से कहलाएगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चार्जेस वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लीगल चार्जेस पे करें कि मुझे यार गोडाउन से मुझे अपना सामान जो है गोडाउन तक लाने दो, मीन फॉर एग्जांपल जैसे हाईवे में गेट पे आके रोक लिया उन्होंने कि आपको लोकल एरियाज में जाना है, तो चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको ना एक्स्ट्रा, तो ये वो चार्जेस होते हैं, ऑप्टियो चार्जेस, जो आपके गोडाउन तक पहुँचाएगा आपको क्लियर करने के लिए। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट, सर आप कोई प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए लैंड को प्रिपेयर करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। estimated cost of the dismelting which a company is liable to pay at 8%, सर फ्यूचर में क्या है पे लाइबिलिटी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। चलो उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी अगर लेट्स से एक्सपेंडिचर है आपके ऊपर फ्यूचर लाइबिलिटी है, अगर फ्यूचर लाइबिलिटी की बात कर लेता हूँ, फ्यूचर लाइबिलिटी जो है जैसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है कल हमने सवाल किया पूरा पूरा, फ्यूचर लाइबिलिटी जो है अगर ये अवॉइडेबल है, अगर इसको आप अवॉइड कर सकते हो तो कैपिटलाइज
नहीं करोगे। अगर ये अनअवॉइडेबल है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा लाजमी, लाजमी। जैसे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास FR2 में आएगा, FR2 में आएगा हमारे पास IS 37 के अंदर प्रोविजंस का जब पूरा टॉपिक है हमारे पास ये, उसमें हम पढ़ेंगे सही तरीके से ना लाइबिलिटी का। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ कि यार लेट से फ्यूचर में जो भी लाइबिलिटी आएगी अगर उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ तो क्या होगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। और जो अनअवॉइडेबल है मतलब जो लाजमी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सवाल पढ़ लेते हैं कि यार मैंने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के लिए मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए कंपनी ने मुझे बोला कि यार जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आप अलग से एक वॉशरूम्स वगैरह बनाओ, ठीक है। वॉशरूम बनाने की क्या होगी, कोई ना कोई कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी हमें। लेट से कोई कॉस्ट इनकट हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट इनकट हो रही है लेट से 5 लाख की, ठीक है। और ये कब बनाना है आपको, आपको बनाना है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है सर। और ये कॉस्ट कितने महीने की है, 5 महीने की कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप नहीं बनाते, जैसे 6 महीने पूरे हुए तो आप पे क्या लगेगी, आप पे मीन्स फॉर एग्जांपल पेनल्टी लगेगी। तो ये मैंने कर दिया। आपके पास पेनल्टी कितनी लगेगी, साथ पे पेनल्टी लगेगी कोई 50,000 पर मंथ की। तो सर पूरे 6 महीने गुजर गए, नेक्स्ट ईयर की मुझे क्या करनी पड़ेगी। तो क्या मैं इसका प्रोविजन बनाऊंगा मैं अपने पास, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या मैं अगर लेट से वॉशरूम भी मेंटेन नहीं कर रहा, इसका प्रोविजन बनाना चाहिए मुझे। अच्छा इसका प्रोविजन बनाऊँ मैं 5 लाख का अभी, मैं अगर लेट से ईयर 0 पे खड़ा हूँ, अगर मैं मुझे पता है 6 महीने बाद बनाना है मुझे, तो क्या मैं इसका प्रोविजन रिकॉर्ड करूँगा, इसका प्रोविजन रिकॉर्ड करूँगा, इसका प्रोविजन क्यों नहीं रिकॉर्ड करूँ। उस पर लाइबिलिटी तो है ना, गवर्नमेंट ने कहा 5 साल के बाद अपना 6 महीना बनानी है आपको वॉशरूम वगैरह, तो 5 लाख खर्चा आएगा, तो मैं क्या इसका प्रोविजन बनाऊँ। क्या मैं अवॉइड कर सकता हूँ कॉस्ट, ये 5 लाख रुपये। क्या मैं इस 5 लाख के जो वॉशरूम की कॉस्ट लग रही है, क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता कॉस्ट को अवॉइड। अच्छा क्या मैं पेनल्टी को अवॉइड कर सकता हूँ, वो भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई, वो भी हम पे लाइबिलिटी है, देनी है लाजमी, वो अनअवॉइडेबल है तो प्रोविजन बनाना लाजमी है उसके लिए। तो वॉशरूम भी के लिए भी लाइबिलिटी है हम पे। अवॉइडेबल कैसे अवॉइडेबल है, वॉशरूम जो है अवॉइडेबल है। अगर लेट से मैं बना देता हूँ उसको तो मुझे पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो कैसे अवॉइडेबल हो गया, अनअवॉइडेबल मतलब 5 लाख रुपये आपको बनाने पड़ेंगे। अगर लेट से फर्ज करो मैंने बोला कि यार मैंने आज से 2 महीने बाद 2 मंथ्स के बाद मैंने क्या करा, मैंने कंपनी बंद कर दी, मैं मतलब बिल्डिंग नहीं बना रहा। जब मैंने बिल्डिंग ही बंद कर दी तो कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो कोई वॉशरूम नहीं बनाने पड़ेंगे। अब बताओ जरूरत है मुझे बनाने की, जरूरत ही नहीं, मीन्स ये कॉस्ट क्या है, ये अवॉइडेबल है। ये कॉस्ट कौन सी हो गई, ये अवॉइडेबल हो गई। जो कॉस्ट आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, उसको क्या करो, उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भाई अगर लेट से मैं कोई किसी चीज़ की पेनल्टी है, मुझे क्या कोई बच्चा मतलब पेनल्टी बोल रहा हूँ, आपको कोई चीज़ बनानी है, आप पे लाइबिलिटी इनकट कर रहे हैं कि आपको एक काम करना है 6 महीने के अंदर अंदर, मे भी आप क्या करो बिजनेस ही बंद कर दो, बिजनेस बंद करोगे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करोगे उसका प्रोविजन कभी भी नहीं बनेगा। ये डीपली हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी इसका कॉन्सेप्ट है तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। पेनल्टी की बात करो, पेनल्टी का प्रोविजन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्या पेनल्टी को अवॉइड कर सकता हूँ मैं। अगर मैं कंपनी बंद कर दूँ आपके घर में दोबारा सवाल आएगा तो पेनल्टी लगेगी भी नहीं, नहीं जितने टाइम की पेनल्टी लग चुकी होगी वो पे करनी है। तो अब कंपनी बंद हो गई है, अब कौन पे करेगा। अगर नहीं पे करें तो, अगर फॉर एग्जांपल लेट से कुछ भी नहीं करो, फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी ने पुलिस वाले ने पकड़ा, मेरा चालान कर दिया लेट से कोई सर 500 रुपये का, 500 रुपये, ठीक है। मुझे क्या लगा दी, पेनल्टी लगा दी, चालान लगा दिया, तो ये पेनल्टी है मेरे लिए, और मुझे पे करना लाजमी है मेरे लिए। सर आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और सर मैं क्या कर जाता हूँ, मैं इंतकाल फरमाया, तो क्या ये पेनल्टी माफ़ हो गई, ये पेनल्टी माफ़ नहीं होगी। पेनल्टी का मतलब ही ये है कि अगर लेट से मैं अगर गुजर भी जाऊँ ना अगर, तो ये पेनल्टी मेरे घर वालों को पे करनी पड़ेगी। तो आप
या सेल में होगा कि लेट से अब वो पेनल्टी तो देखो नाम से आ गई ना उस बंदे के, जो हमने लॉ वगैरह में पढ़ा हुआ है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो बंदा मर भी जाए तो क्या करना पड़ेगा उसको, लाजमी है पे करना लाइबिलिटी उसकी, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करी थी मैंने किस चीज़ की, मैंने बात कर रहा था डिसमेल्टिंग की। तो डिसमेल्टिंग कॉस्ट जो है ये अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल मीन्स अगर लेट से आप कंपनी बंद भी करते हो तो आपको तो डिसमेल्टिंग करना है, लाजमी की बात है। आपने एसेट तो इंस्टॉल कर दिया ना आपने, अब आप बोल रहे हो कि यार मैं 4 साल के बजाय क्या कर रहा हूँ, मैं 4 साल के बजाय 3 साल में क्या कर दूंगा, एसेट बंद कर दूंगा। तो क्या मैं अवॉइड नहीं कर सकता? अवॉइड कैसे कर सकते हो, जब आपके पास उसने बोला कि आपको डिसमेल्ट मतलब निकालना, एसेट को आपको विड्रॉ करना है, भले आप कभी भी करो, भले आप 2 महीने बाद ही क्या कर दो अपने बिजनेस बंद कर दो, तो आपको डिसमेल्टिंग करनी है लाजमी। तो क्या है कॉस्ट कौन सी है, अनअवॉइडेबल है, जो कैपिटलाइज करना लाजमी है मेरे लिए, ठीक है। तो एक कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द हैंडलिंग द मशीन कैपिटलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस फॉर द ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लाइसेंस जो है फी है मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टाइल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ सेल्स प्रोसीड ऑफ, ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मीन्स टेस्टिंग कॉस्ट जो है मेरे लिए, टेस्टिंग कॉस्ट जितनी भी होगी मेरे लिए क्या कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा एडमिन कॉस्ट जितनी भी होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेजिडुअल वैल्यू जो है पता नहीं, ठीक है। उसके बाद अब अगर लेट से मुझे कोई बोलता है कि यार आप क्या निकाल के बताओ, फिर कॉस्ट निकाल के बतानी है मुझे। रिक्वायरमेंट में क्या है, 31 दिसंबर पे ट्रांजेक्शन करनी है, ऑल ईयर्स की ट्रांजेक्शन करनी है, कॉस्ट ऑफ एसेट मालूम करना है, जनरल एंट्री एस ओ सी एफ एफ पी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2000 कौन से साल का, 2016 के कर लेता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। सबसे पहले मेरे लिए क्या निकालना है मुझे, सबसे पहले मेरे लिए निकालना है मुझे डिसमेल्टिंग कॉस्ट का 8% से वो अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, मीन्स 14,965 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 पावर 4, कितना है, 11,000 रुपये। तो इन सब कॉस्ट को अगर मैं ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 8 लाख, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना, 80,000 रुपये 10% से। उसके बाद सर 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, देन 1,000 रुपये में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सब क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1,000 रुपये अगेन, देन 6,300 रुपये, नाम भी पढ़ते हैं इसका। उसके बाद सर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये रिफंडेबल ड्यूटीज़ के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं ऐड करेंगे, इंश्योरेंस ट्रांसलेट है 7,000 रुपये से ऐड कर देंगे। इसके बाद सर 9,000 रुपये से क्लियरिंग एजेंट को मैंने पैसे पे करे, 9,000 रुपये के 9,000 रुपये आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा ऑप्टो चार्जेस वगैरह हैं 4,600 रुपये से, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। 8,300 से लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट है, इसके अलावा लैंड 8,300 रुपये से हो गया। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है कोई 7,800 रुपये की, ऐड कर देंगे। इसके अलावा डिसमेल्टिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू डिसमेल्टिंग कॉस्ट 11,000 रुपये, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। देन उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ऐड नहीं करेंगे, ये भी ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा लाइसेंस फॉर द ईयर ये भी ऐड नहीं करेंगे, इंजीनियर ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी ऐड नहीं करेंगे। टेस्टिंग कॉस्ट क्या करना है मुझे, ऐड करना है, कितने का है, 1,900 रुपये की। और एडमिन कॉस्ट भी ऐड बैक नहीं होगा। तो ये कितना हो गया अमाउंट, 79,900, 779,900, ठीक है। तो मेरे लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो एंट्री पास हो रही होगी 1 मार्च सॉरी, ठीक है सर। तब 1 मार्च को एंट्री पास हो रही, 1 मार्च 2016 में एंट्री पास हुई होगी। पीपी को मैंने डेबिट किया होगा सर, कैश क्रेडिट किया होगा, कैश या बैंक क्रेडिट किया होगा। इसके अलावा एक एंट्री पास की होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल फॉर डिसमेल्टिंग कॉस्ट, ठीक है। कितनी आ रही है सर इसकी, 11,000 रुपये। और ये कॉस्ट कितनी थी मेरी, 7,79,900 से, तो कितना बैलेंस आया, 768,900। अगर कोई लाइबिलिटी वगैरह हो तो कर सकते हैं। देन उसके बाद ईयर आखिरी में आया, मैं ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2016 के अंदर एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कितने अमाउंट से सर? अमाउंट है मेरे पास कोई 7,79,900। सर इसमें मैंने क्या करना है, मेरे पास एक रेजिडुअल वैल्यू भी है 40,000 रुपये से, तो मुझे क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो मैंने माइनस की, माइनस 4,000, 40,000 रुपये डिवाइडेड बाई कितने साल का, 4 साल है, कितना अमाउंट आया, 1,84,975। सही आंसर जो है आप लोग का बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने परचेज कब किया, 1 मार्च को परचेज किया, तो ये मैसेज चला कितने महीने, 10 महीने चला है, और ये 12 महीने का अमाउंट है। 1,54,145, 154,145। ठीक है सर, एक एंट्री और पास करनी है मुझे 31 दिसंबर को 2016 में। तो एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट। ठीक है, कार्ड की एंट्री पास करनी होगी मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस की, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट से करना है, क्रिएट करना है। अमाउंट कितना था मेरा, 11,000 रुपये। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, 0.08। तो ये इंटरेस्ट निकलेगा पूरे साल का। मुझे कितने टाइम का इंटरेस्ट चाहिए, सिर्फ 10 महीने का। कितना अमाउंट आया ये, 7,333, 7,333, 735, सॉरी 735 से क्या आया हमारे पास, इंटरेस्ट आया। इसके बाद सर इसने मुझे बोला है कि आप क्या बना के दिखाओ, आप इसको हमने जनरल एंट्रीज बना के दिखाई। उसके बाद सर जनरल एंट्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ एसेट भी निकाल ली हमने ये। देन उसके बाद हम निकालना है SOCI के एक्सट्रैक्ट बनाने, SOCI एक्सट्रैक्ट। सर 2000 कौन चल रहा है, 2016 चल रहा था हमारे पास, 2016 की अकाउंटिंग करते हैं। लेस क्या करना है सर, मुझे एक्सपेंसेस लेस करने। एक्सपेंसेस लेस करने से एक्सपेंसेस कौन से मेरे पास, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से आ रहा है हमारे पास, 154,145 से। इसके अलावा सर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है कितने से सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है 733 से। इसके अलावा सर कौन कौन से एक्सपेंस है हमारे पास जिसकी हमने ऊपर अकाउंटिंग नहीं करी, अभी तक एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी थी, वो कौन से एक्सपेंडिचर है, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स इसको हमें रिकॉर्ड करना है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, ये भी एक्सपेंस है। लाइसेंस फॉर द ईयर, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। मीन्स ये सारे के सारे क्या करना है, हमें कैपिटलाइज को एक्सपेंस आउट करने हैं SOCI के अंदर। तो वो सारे अदर एक्सपेंसेस आप लोग क्या करना, लेस करवा लेना अदर एक्सपेंसेस। जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मुझे PP रिकॉर्ड करना चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड किया, तो सब एक्सपेंस प्लस करके यहाँ माइनस कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद सर SOFP बना लेते हैं। SOFP की बात करूँ 2016 के अंदर PP आएगा सबसे पहले। तो PP कितना आ रहा है सर हमारे पास, सर PP हमारे पास 7,79,900 से। सर मैंने यूज़ किया इसको कितना, सर मैंने यूज़ किया इसको 154,145। सर माइनस करने के बाद ये आया मेरे पास कोई 6,24,855 से। इसके अलावा सर मुझे क्या करनी है, मुझे इक्विटी एंड लाइबिलिटी बनानी है, रिकॉर्ड करनी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। सर लाइबिलिटी में एक अमाउंट आ रहा होगा मतलब किसका, प्रोविजन फॉर डिसमेल्टिंग कॉस्ट का। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट से, तो 11,000 वाला अमाउंट आएगा मेरे पास, 11,000 प्लस 11,000 का जो मैंने निकाला था इंटरेस्ट 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10/12, कितना हो गया सर ये, 11,733 से। ये अमाउंट सही कर लें, 6,25,775। इस तरीके से बाकी अकाउंट ईयर्स की भी क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग हो जाएगी।
अब अगर पीपी की बात करूँ तो पीपी हमने बोला कि 4 साल की अकाउंटिंग करनी है, तो 4 साल में 2017 आएगा, 2018 आएगा, 2019 आएगा, 2019 में डैश आएगा, ये मैंने लास्ट सवाल में किया था, लेकिन यहाँ डैश नहीं आएगा, यहाँ 2020 में जाके डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने का अमाउंट यहाँ पे रिमेनिंग बच रहा होगा, ये भी याद रखनी है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 साल का अमाउंट निकला है, 4 साल का अमाउंट 12 महीने के हिसाब से होगा, तो जब 12 महीने का अमाउंट आ रहा होगा तो 2 महीने बचेंगे, क्योंकि स्टार्ट में 2 महीने का अमाउंट कम आ रहा था, 2 महीने का अमाउंट यहाँ बचेगा। डन है, तो एक सवाल पूरा कंप्लीट करें, बाकी इसके अलावा